क्या आपने कभी एक चीज नोटिस किया? हम में से हर कोई करोड़पति बनना चाहते हैं। जिसको पूछो वो एक करोड़पति बनना चाहते हैं। आप एक करोड़पति बनना चाहते हैं, मैं भी एक करोड़पति बनना चाहता हूँ। 100 में से 100 लोग करोड़पति बनने का सपना देखते हैं। लेकिन ज्यादातर लोग रियलिटी में क्या देखते हैं? ज्यादातर लोग रियलिटी में सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर रील्स देखते हैं। फेसबुक, इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया पर परियों का नाच देखते हैं, कॉमेडी वीडियोस देखते हैं। उन लोगों को ये फाइनेंस एंड इन्वेस्टिंग की वीडियोस बहुत बोरिंग लगता है, इसलिए उन लोगों ने इस टाइप की वीडियोस देखना पसंद नहीं करते। अब आप ही सोचिए, अगर आप इन्वेस्टिंग के बारे में नहीं जानेंगे, नहीं सीखेंगे, तो आप कैसे इन्वेस्ट कर पाएंगे? और अगर आप इन्वेस्ट ही नहीं किया तो आप कैसे करोड़पति बन पाएंगे? अगर आपको सच में करोड़पति बनना है तो आपको इन्वेस्टिंग को जानना होगा, सीखना होगा। हेलो गाइस, मैं हूं सोमेन मंडल, फाउंडर ऑफ स्टॉक मार्केट एकेडमी। आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है उन लोगों के लिए जिन लोगों ने बहुत ही कम इनकम से करोड़पति बनना चाहते हैं। आपने वीडियो की थंबनेल एंड टाइटल पर देख ही लिया होगा कि आप 10,000 रुपया सैलरी से 25 करोड़ का मालिक बन सकते हैं। 1-2 करोड़ नहीं, आप 25 करोड़ का मालिक बन सकते हैं, वो भी सिर्फ 10,000 रुपया मंथली इनकम से। और इसका मैं 100% प्रमाण दूंगा। कोई हवा बातें नहीं होगा, जो होगा वो 100% प्रैक्टिकल बातें होंगे। मुझे पता है आप ये जरूर कमेंट करेंगे कि अगर 10,000 रुपया से करोड़पति बनना पॉसिबल है तो आप खुद क्यों नहीं बन जाते? आप ये सिंपल टी शर्ट पहनकर ये व्हाइट बोर्ड में क्यों सिखा रहे हैं? भैया मैं आपको बता दूं कि करोड़पति बनने के लिए आपको टाइम लगता है, आपको पेशेंस रखना पड़ता है। आप एक ही दिन में रातों रात करोड़पति या 2-5 साल में करोड़पति नहीं बन सकते हैं, वो भी इतना कम सैलरी से, इतना कम इनकम से। आपको कम इनकम से करोड़पति बनने के लिए आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए और आपको लॉन्ग टाइम तक इन्वेस्ट करना चाहिए। बट ऐसा नहीं है कि आपको 50-100 साल तक वेट करना होगा, इन्वेस्ट करना होगा, ऐसा नहीं है। आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए, अंत तक देखिए, आपको पूरा स्ट्रेटेजी पता चलेगा कि कितने साल तक इन्वेस्ट करना होगा और कितने रुपया किस स्ट्रेटेजी के साथ इन्वेस्ट करना होगा। मैं आपको 100% गारंटी के साथ कह सकता हूं कि ये कोई हार्ड चीज नहीं, हर किसी के लिए ये पॉसिबल है। हर कोई ये स्ट्रेटेजी यूज करके करोड़पति बन सकते हैं, वो भी लेस सैलरी के साथ। ये कोई नया स्ट्रेटेजी या मैजिक नहीं है। शायद आपको नहीं पता कि बहुत सारे लोगों को ऑलरेडी स्ट्रेटेजी पता है, बहुत सारे बुक्स में ये स्ट्रेटेजी है, वहां से मैं आपको स्ट्रेटेजी बता रहा हूं। एट फर्स्ट मैं आपको एक आसान एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा कि एक कम इनकम वाले आदमी क्यों नहीं अमीर बन पाते, क्यों नहीं वो एक करोड़पति बन पाते। वो ऐसा कौन कौन सी गलतियां करते हैं जो आपको नहीं करना चाहिए एक करोड़पति बनने के लिए। आपको एट फर्स्ट इन सारी गलतियों को समझना सबसे जरूरी, क्योंकि ज्यादातर लोग इन सारी गलतियां करते हैं, इसीलिए वो लोग करोड़पति नहीं बन पाते हैं। अगर आप भी इन सारी गलतियां करेंगे तो आप भी कभी भी करोड़पति नहीं बन पाएंगे। कॉमन लोगों के बीच, खासकर गरीब एंड मिडिल क्लास लोगों के बीच एक बहुत बड़ा भ्रम होता है कि आपको अमीर बनने के लिए यानी करोड़पति बनने के लिए आपका इनकम बहुत ज्यादा होनी चाहिए। मंथली इनकम 1-2 लाख या 5 लाख होनी चाहिए। बट लोगों का ये थिंकिंग बिल्कुल गलत है, क्योंकि आपको अमीर बनने के लिए आपको पैसा इन्वेस्ट करना होगा, चाहे आपका इनकम कितने लाख का भी हो। अगर आप पैसा इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो आप कभी भी करोड़पति नहीं बन पाएंगे। मान लीजिए कि आपका मंथली इनकम सिर्फ 10,000 रुपया और आपका दोस्त मंथली 50,000 रुपया इनकम करते हैं। आप मंथली सिर्फ 2,000 रुपया इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन आपका दोस्त एक भी रुपया इन्वेस्ट नहीं करते हैं। तो आप कैलकुलेट करके देखिए कि 5 इयर्स बाद आपके पास टोटल कितना अमाउंट होगा। 2,000 इंटू 60, 1,20,000 का पर्पस होगा आपके पास 5 इयर्स बाद। लेकिन आपके दोस्त के पास 0, क्योंकि आपके दोस्त आपसे इनकम ज्यादा करते हैं, लेकिन वो एक भी रुपया पिछले 5 साल में इन्वेस्ट नहीं किया। इसका मतलब कि आपको अमीर बनने के लिए यानी करोड़पति बनने के लिए इन्वेस्ट करना होगा, चाहे आपका इनकम कितना ज्यादा हो। अगर आप इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो आप कभी भी अमीर नहीं बन पाएंगे। यही तो होता है कि अमीर बनने के पीछे या करोड़पति बनने के पीछे का बेसिक कॉन्सेप्ट। बट ज्यादातर पुअर एंड मिडिल क्लास लोग ठीक इसका उल्टा सोचते हैं कि करोड़पति बनने के लिए या अमीर बनने के लिए इनकम ज्यादा होनी चाहिए। बट ये बिल्कुल गलत है। तो आइए हम ये 2 एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि अमीर बनने के लिए आपको क्या क्या करना चाहिए और क्या क्या चीज नहीं करना चाहिए। ये राहुल एंड रोहित दोनों दोस्त हैं। दोनों ने 22 साल की उम्र में एक जॉब में ज्वाइन किया। दोनों का कंपनी भी सेम है और जॉब भी सेम है। दोनों का मंथली सैलरी भी सेम है। दोनों ने 10,000 रुपया सैलरी में जॉब में ज्वाइन किया और दोनों का सैलरी हर 5 साल में 5,000 रुपया इंक्रीमेंट हुई। राहुल ने क्या किया? राहुल ने 10,000 रुपया सैलरी से 4,000 रुपया देकर एक अच्छे से रूम में रहना स्टार्ट किया और बाकी एक्सपेंस यानी खर्चा वो 6,000 रुपया में मैनेज करता था। बट
रोहित ने क्या किया, रोहित ने थोड़ा सा लो कैटेगरी रूम में रहना स्टार्ट किया, क्योंकि रोहित ने पहले से ही डिसाइड किया था कि वो एक करोड़पति बनेगा। इसलिए रोहित ने पहले मंथ से ही इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया। दोनों का सैलरी सेम है। रोहित ने 2500 रुपया देकर एकदम नॉर्मल सा रूम में रहना स्टार्ट किया और बाकी सारी खर्चा वो सिर्फ 4500 रुपया में ही मैनेज करना स्टार्ट किया। तो रोहित का रूम रेंट एंड बाकी सारी खर्चे को टोटल जोड़ा जाए तो टोटल अमाउंट होता है 7000 रुपया और बाकी 3000 रुपया वो इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया। रोहित ने डिसाइड किया कि वो हर महीने 3000 रुपया इन्वेस्ट करेगा और हर साल 5% स्टेप अप करेगा। जैसे जैसे उसका सैलरी भी बढ़ेगा वो हर महीने इन्वेस्टमेंट 5% रेट से बढ़ाएगा। यानी इस साल 3000 रुपया तो अगले साल 3000 की 5% यानी 3150 रुपया, उसके अगले साल 3308 रुपया। ठीक इसी तरह वो हर साल इन्वेस्टमेंट अमाउंट 5% बढ़ाएगा। ठीक इसी तरह 5 साल गुजर गए। अगले 5 साल में रोहित का एंड राहुल का सैलरी 5000 रुपया इंक्रीमेंट हुई, यानी सैलरी 10,000 से बढ़कर 15,000 रुपया हुई। राहुल ने डिसाइड किया कि वो जिस रूम में रहे थे वो ठीक सेम कैटेगरी रूम में रहेगा। इसलिए वो 4500 रुपया देकर सेम कैटेगरी रूम में रहना स्टार्ट किया। बट वो बाकी सारे खर्चे थोड़ा सा कम किया। वो 8500 रुपया में सब खर्चे मैनेज करना स्टार्ट किया, क्योंकि वो एक अच्छा सा बाइक लेना चाहते हैं। इसलिए वो मंथली 2000 रुपया EMI देकर वो एक अच्छा सा बाइक खरीदा। ये बाइक का शौक सिर्फ राहुल का नहीं, हर एक का होता है। बट रोहित ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि उसका एक गोल था कि वो एक करोड़पति बनेगा। इसलिए रोहित ने जिस तरह के रूम में रह रहे थे सेम रूम में वो सेम टाइप के रूम में रह रहे थे और बाकी सारे खर्चे को वो 6500 रुपया में मैनेज करना स्टार्ट किया। पहले वो 4000 रुपया 500 रुपये में मैनेज करते थे और बचे हुए अमाउंट है वो 2 हिस्सों में डिवाइड किया। वो 1000 रुपया पर मंथ के हिसाब से वो एक फैमिली हेल्थ इंश्योरेंस किया। बहुत जरूरी होता है, क्योंकि सिक्योरिटी सबसे ज्यादा होता है। अगर आपका हेल्थ सिक्योरिटी है तो आप कहीं पे भी काम कर सकते हैं और बिना टेंशन में काम कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपका कुछ हो गया तो इंश्योरेंस है, आपके जेब से पैसा नहीं पे करना होगा, चाहे वो आपकी हो आपके फैमिली की हो। इसीलिए वो एक हेल्थ इंश्योरेंस लिया और बाकी बचे हुए 4000 रुपया को वो पहले की तरह हर महीने इन्वेस्ट करता रहा। इसी तरह 10 साल बीत गया। अब राहुल एंड रोहित का दोनों का एज 32 ईयर्स हो गया। दोनों का शादी करने का उम्र आ गया। दोनों ने तय किया कि दोनों शादी करेगा। 10 साल बाद दोनों का सैलरी और 5000 रुपया इंक्रीमेंट हुई, यानी 15,000 से बढ़कर 20,000 रुपया पर मंथ हो गई। तो ये 20,000 रुपया मंथ इनकम से राहुल क्या कर रहा था? राहुल एक 4500 रुपया वाले रूम में रहना स्टार्ट किया था और बाकी सारे खर्चे को वो 10,500 रुपया में मैनेज कर रहा था। तो राहुल का ये रूम रेंट एंड एक्सपेंस को टोटल मिलाकर कितना अमाउंट होता है? 15,000 रुपया। और बाकी 5,000 रुपया में वो एक कार खरीदा था EMI में और शादी के लिए जो लोन लिया था वो EMI में पे करना स्टार्ट किया। बट रोहित ने क्या किया था? रोहित ने 4000 रुपया वाली रूम में रहना स्टार्ट किया और बाकी सारे खर्चे को वो 8000 रुपये में मैनेज करना स्टार्ट किया। वो बीबी को भी बोला कि देखो मेरे सामने एक बड़ा गोल है, मुझे ये अचीव करना है, इसलिए आप भी मदद कीजिए। इसलिए दोनों ने मिलकर एक 4000 रुपये वाली मामूली से रूम में रह रहे थे और बाकी सारे खर्चे को 8000 रुपये में ही मैनेज कर रहे थे। तो रोहित का ये रूम रेंट एंड एक्सपेंस मिलाकर होता है टोटल 12,000 रुपया। वो बाकी 8,000 रुपया को 3 हिस्सों में डिवाइड किया। वो मैरिज के लिए जो लोन लिया था उसके लिए वो हर महीने 2,000 रुपया EMI भरना स्टार्ट किया और जो इंश्योरेंस लिया था उसके लिए हर महीने 1,000 रुपया पे कर रहा था और वो बाकी 5,000 रुपया को मंथली इन्वेस्ट कर रहा था। जो वो पिछले 5 साल में 4,000 रुपया मंथली भर रहा था, वो इस साल से 5,000 रुपया पर मंथ भरना स्टार्ट किया। इसी तरह रोहित ने हर साल वो पैसों को अच्छे से मैनेज कर रहा था और हर साल उसका जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट वो 5% स्टेप अप कर रहा था। नेक्स्ट 5 ईयर्स में दोनों का सैलरी 5,000 रुपया और बढ़ गई, यानी 20,000 से 25,000 रुपया हुई। राहुल ने उस 25,000 रुपया से एक अच्छा सा रूम में रहना स्टार्ट किया, अच्छा सा गाड़ी खरीदा, मोबाइल खरीदा, बाइक खरीदा। बट रोहित ने क्या कर रहा था? रोहित ने जो गोल सेट किया था कि वो करोड़पति बनेगा, उसके लिए रोहित एंड उसका बीबी ने मिलकर उस गोल को अचीव करने के लिए पैसों को अच्छे से मैनेज कर रहा था और हर साल 5% रेट से स्टेप अप कर रहा था इन्वेस्टमेंट अमाउंट को। ठीक इसी तरह 40 साल बीत गई, यानी 40 साल बाद दोनों का एज 62 ईयर्स हो गया। ये एक नॉर्मल रिटायरमेंट एज होता है। क्या आपको पता है इस 40 साल में रोहित ने टोटल कितना अमाउंट जमा किया? यानी रोहित के पास टोटल कितना अमाउंट है?
इस 40 साल में रोहित ने 25 करोड़ का मालिक बन चुका है। जब रोहित का एज 62 ईयर्स हो गया उस दिन रोहित 25 करोड़ का मालिक बन चुका है। रोहित ने ये 25 करोड़ का मालिक कैसे बना वो मैं आपको थोड़े आगे चलकर पूरा कैलकुलेशन के साथ दिखाऊंगा। बट आप एट फर्स्ट राहुल की हालत देखिए। 62 ईयर्स में रोहित 25 करोड़ का मालिक बन चुका है, इसलिए वो जब से रिटायरमेंट ले लिया। बट आप राहुल की हालत देखिए। 62 ईयर्स एज में राहुल के पास टोटल कितना अमाउंट है? 0। उसका भरोसा उसका वो 50,000 पर मंथ सैलरी, यानी अगर वो किसी महीने में काम पे नहीं गया तो उसका फैमिली चलना भी बंद हो जाएगा। आप ये राहुल एंड रोहित के बीच जो डिफरेंसेस देखा, ये सिर्फ एग्जाम्पल में नहीं, आप रियल में सिमिलर डिफरेंसेस देख पाएंगे। आप एक कॉमन आदमी यानी पुअर एंड मिडिल क्लास आदमी एंड एक रिच आदमी के बीच एक डिफरेंसेस देख पाएंगे। ये राहुल एक पुअर एंड मिडिल क्लास आदमी को रिप्रेजेंट करता है जो उसका शौक पूरा करने के लिए बाइक, मोबाइल, कार एटसेट्रा खरीदने के लिए ज्यादा पैसा खर्च कर देते हैं, और इसी को ही मिडिल क्लास ट्रैप कहा जाता है। ज्यादा से ज्यादा मिडिल क्लास एंड गरीब लोग दिखावा के लिए, शो ऑफ के लिए ज्यादा पैसा खर्च करते हैं, बट एक अमीर आदमी शो ऑफ नहीं करते। वो पूरे लाइफ इन्वेस्ट के लिए पैसा इन्वेस्ट करते हैं और बाद में जाकर वो एक अच्छा सा लाइफ जीते हैं। ऐसा नहीं कि रोहित का मंथली इनकम राहुल की तुलना में बहुत ज्यादा था, ऐसा नहीं है, दोनों का मंथली इनकम बिल्कुल सेम था। बट राहुल ने एक मिडिल क्लास आदमी की तरह सोचा, यानी जो लोगों के पास इन्वेस्टिंग का कोई नॉलेज नहीं है उन लोगों की तरह सोचा और शो ऑफ के लिए ज्यादा से ज्यादा पैसा खर्च किया पूरे लाइफ में। बट रोहित ने एक अमीर आदमी की तरह सोचा, उनके पास इन्वेस्टिंग का नॉलेज भी था, इसीलिए उस नॉलेज को काम पे लगाया और एक अमीर बन सका। रोहित ने इतनी कम सैलरी में ये 25 करोड़ का मालिक इसलिए बन पाया क्योंकि रोहित के पास इन्वेस्टिंग का नॉलेज था। रोहित को पता था कि इन्वेस्टिंग का बेसिक रूल्स क्या है। इन्वेस्टिंग का बेसिक रूल्स होता है, चाहे आपका मंथली इन्वेस्टमेंट अमाउंट कम हो, आपको ज्यादा से ज्यादा टाइम के लिए यानी ज्यादा से ज्यादा समय के लिए इन्वेस्ट करना होगा। इसीलिए रोहित ने पहले दिन से ही, यानी जिस दिन से उसका सैलरी बैंक में आना स्टार्ट हुआ उस दिन से ही इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया। यहाँ आपने देखा कि रोहित ने 40 साल तक इन्वेस्ट किया, इसलिए उसको 25 करोड़ का रिटर्न मिला। बट अगर रोहित 40 साल के बदले 35 साल तक इन्वेस्ट करते तो रोहित को कितना रिटर्न मिलता? क्या आप सोच सकते हैं? रोहित को सिर्फ 10 करोड़ रिटर्न मिलता। जस्ट 5 साल कम होने से रोहित को 15 करोड़ रिटर्न कम मिलता। अगर रोहित 30 साल के लिए इन्वेस्ट करते तो रोहित को सिर्फ 4 करोड़ का रिटर्न मिलता। यही होता है इन्वेस्टिंग का बेसिक रूल्स, इसको कंपाउंडिंग का मैजिक कहा जाता है। बट ज्यादातर मिडिल क्लास लोग क्या सोचते हैं कि मुझे ऐसा कोई ट्रिक मिल जाए जहां से मैं रातों रात 1 साल, 2 साल या 5 साल में करोड़पति बन जाऊंगा। भाई ऐसा कोई ट्रिक नहीं है। इसके लिए आपके पास एक ही ऑप्शन है, जुआ खेलना होगा। अगर आपका लाख अच्छा है तो आप करोड़पति बन जाएंगे, अगर आपका लाख बुरा है तो आप कंगालपति बन जाएंगे। अब देखते हैं कि रोहित ने ये 25 करोड़ का रिटर्न कमाने के लिए कौन सी स्ट्रेटेजी यूज कर रहा था और कहां इन्वेस्ट कर रहा था। देखिए, नॉर्मली इन्वेस्ट करने के लिए ज्यादातर लोगों के पास 3 ऑप्शन होता है। सबसे ज्यादा लोग एफडी या आरडी में इन्वेस्ट करते हैं, दूसरा एलआईसी में और तीसरा म्यूचुअल फंड में। लोगों के पास एक कॉमन 3 जगह होता है इन्वेस्ट करने का। हम पहले ये तीनों जगह के बीच कंपेयर करके देख लेते हैं, अगर रोहित ये तीनों जगह में इन्वेस्ट करते तो कौन सी जगह से कितना रिटर्न मिलता। अगर रोहित मंथली 3,000 रुपया 5% एनुअल स्टेप अप के साथ, यानी 5% हर साल आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट को बढ़ाना होगा। अगर आप इस साल 3,000 रुपया इन्वेस्ट करते हैं तो अगले साल 3,000 की 5% यानी 3,150 रुपया इन्वेस्ट करना होगा। उसके अगले साल इसका 5% यानी 3,308 रुपया इन्वेस्ट करना होगा। ठीक इसी तरह हर साल आपको 5% अमाउंट को बढ़ाना होगा, इन्वेस्टमेंट अमाउंट को। रोहित ने हर महीने एफडी में, एफडी नहीं इसको आरडी कहते हैं, यानी रिकरिंग डिपॉजिट। एफडी यानी फिक्स्ड डिपॉजिट। फिक्स्ड डिपॉजिट का मतलब जब आप एक अमाउंट एक ही बार इन्वेस्ट करते हैं उसको फिक्स्ड डिपॉजिट कहते हैं, जब आप हर महीने इन्वेस्ट करते हैं उसको रिकरिंग डिपॉजिट कहते हैं। तो दोनों में सेम रिटर्न होता है। रोहित ने यहाँ आरडी किया, अगर आरडी करते तो 7% रिटर्न मिलता। तो आपको पता है कि रोहित को 40 साल बाद कितना रिटर्न मिलता? रोहित को 40 साल बाद 1,55,00,000 का रिटर्न मिलता एफडी से। 40 साल में रोहित को 1,55,00,000 का रिटर्न मिलता। बट रोहित ने कितना अमाउंट कमाया? 25 करोड़। अगर रोहित एलआईसी में इन्वेस्ट करते 40 साल के लिए, सेम रिटर्न मिलता है, तो एलआईसी से रोहित को सेम रिटर्न मिलता, लगभग 1,55,00,000। तो रोहित ने ऐसा कौन सी स्ट्रेटेजी यूज किया और कौन सी जगह में यूज किया कि उसको
25 करोड़ का रिटर्न मिला। आइए वो देखते हैं। अगर आप म्यूचुअल फंड में, मैं यहाँ म्यूचुअल फंड का मतलब पैसिव म्यूचुअल फंड की बात कर रहा हूँ। म्यूचुअल फंड दो टाइप्स के होते हैं, एक्टिव म्यूचुअल फंड एंड पैसिव म्यूचुअल फंड। एक्टिव म्यूचुअल फंड का मतलब कि फंड मैनेजर खुद के दिमाग से खुद चॉइस करते हैं कि कौन कौन सी कंपनी में पैसा लगाना है। बट पैसिव म्यूचुअल फंड एक इंडेक्स फंड होता है। जैसे कि 3 टाइप्स की मेजर इंडेक्स होता है, लार्ज कैप इंडेक्स, मिड कैप इंडेक्स एंड स्मॉल कैप इंडेक्स। लार्ज कैप इंडेक्स में लार्ज कंपनी, बहुत देश की बड़े बड़े कंपनी आते हैं, जैसे कि निफ्टी 50 इंडेक्स। निफ्टी 50 इंडेक्स का मतलब कि इस इंडेक्स में देश की टॉप 50 कंपनियां होते हैं। अगर आप निफ्टी 50 इंडेक्स में पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो उसका मतलब कि आप देश की टॉप 50 कंपनियों में पैसा इन्वेस्ट करते हैं। बट एक्टिव म्यूचुअल फंड में ऐसा नहीं होता है। एक्टिव म्यूचुअल फंड में 10 कंपनी, 15 कंपनी, 12 कंपनी और म्यूचुअल फंड की मैनेजर वो चॉइस करते हैं कि कौन कौन सी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करना है। सिमिलरली मिड कैप कंपनी में मिड कैप कंपनी आते हैं। मिड कैप जो इंडेक्स होता है वहाँ मिड कैप कंपनी आते हैं, लगभग 100 मिड कैप कंपनी होते हैं मिड कैप इंडेक्स में। और स्मॉल कैप इंडेक्स में 250 स्मॉल कैप कंपनी होते हैं। लार्ज कैप मिड का जो इंडेक्स होता है वहाँ रिस्क सबसे कम होता है। मिड कैप में मीडियम रिस्क होता है और स्मॉल कैप में थोड़ा सा ज्यादा रिस्क होता है, क्योंकि यहाँ स्मॉल कंपनी डूबने की चांसेस ज्यादा होती है बट लार्ज कंपनी डूबने के चांसेस बहुत कम होती है। ऐसा नहीं कि इंडेक्स फंड में आपका पैसा जीरो हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि आप यहाँ एक दो कंपनी में नहीं, आप उस इंडेक्स में जितनी सारी कंपनीज है उन सभी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करते हैं। आप निफ्टी 50 इंडेक्स में इन्वेस्ट करते हैं तो आप 50 कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं। अगर आप मिड कैप इंडेक्स में इन्वेस्ट करते हैं तो आप 100 कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करते हैं। अगर आप स्मॉल कैप कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो आप 250 कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करते हैं। और आपके पैसों को देखभाल करने के लिए हर फंड की फंड मैनेजर होते हैं और एक्सपर्ट्स की ग्रुप होते हैं। आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। इसलिए इंडेक्स फंड को शेयर मार्केट में सबसे सेफ ऑप्शन माना जाता है इन्वेस्ट करने के लिए। रोहित ने भी इंडेक्स फंड में ही इन्वेस्ट किया, बट थोड़ा अलग स्ट्रेटेजी के साथ। हम पहले ये देख लेते हैं कि अगर आप बिना रिस्क में, यानी बिल्कुल कम रिस्क में निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 40 साल में कितना रिटर्न मिलता है। अगर आप मंथली 3000 रुपया 5% एनुअल स्टेप अप के साथ निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो निफ्टी 50 इंडेक्स फंड से एवरेज 13% लॉन्ग टाइम में रिटर्न मिलता है। मैं यहाँ शॉर्ट टाइम की बात नहीं कर रहा हूँ, लॉन्ग टाइम में 13% रिटर्न मिलता है। यहाँ 13.5%, मैं 13% मान के चलता हूँ कि 13% लॉन्ग टाइम में रिटर्न मिलेगा। इस हिसाब से देखा जाए तो 40 साल बाद, 40 ईयर्स बाद आपको इस म्यूचुअल फंड से, यानी निफ्टी 50 इंडेक्स फंड से आपको 7 करोड़ 42 लाख का रिटर्न मिलेगा अगर आप निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करेंगे। अगर रोहित निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करते तो उसको 7.5 करोड़ के आसपास रिटर्न मिलता। बट रोहित को कितना रिटर्न मिला? 25 करोड़, इसका 3 गुना। तो रोहित ने ऐसा कौन सी स्ट्रेटेजी यूज किया कि उसको 25 करोड़ का रिटर्न मिला? रोहित ने इंडेक्स फंड में ही इन्वेस्ट किया, क्योंकि रोहित को शेयर मार्केट के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं था, बस म्यूचुअल फंड एंड इंडेक्स फंड की नॉलेज था। और इंडेक्स फंड में यूज करने से आपको ज्यादा नॉलेज की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि यह फंड मैनेजर आपको पैसे को मैनेज करते हैं। और दूसरी बात, इंडेक्स फंड में आपका पैसा तुलनात्मक ज्यादा सेव होता है किसी भी और शेयर मार्केट की ऑप्शन से। और इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करने के लिए आपको ज्यादा रिसर्च करने की जरूरत नहीं है, आपको मार्केट एक्सपर्ट होने की जरूरत नहीं है, आपको कंपनी की डाटा बहुत सारी चीज देखना नहीं पड़ता। आप एक अच्छे एएमसी का म्यूचुअल फंड चूज कीजिए, यानी जो म्यूचुअल फंड को देखभाल करते हैं उसको एसेट मैनेजमेंट कंपनी यानी एएमसी कहा जाता है। आप बस एक अच्छे एएमसी का म्यूचुअल फंड चूज कीजिए और जिस इंडेक्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं आप उस इंडेक्स में इन्वेस्ट कीजिए। जैसे कि एसबीआई का निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, स्मॉल कैप फंड, मिड कैप फंड होता है। सिमिलरली एचडीएफसी का होता है, एक्सिस का होता है, टाटा का होता है। ऐसे बहुत सारे एएमसी का अलग अलग टाइप्स की इंडेक्स फंड होते हैं। आपको बस एक अच्छे एएमसी का म्यूचुअल फंड चूज करना है, यानी इंडेक्स फंड चूज करना है, और जिस इंडेक्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं उस इंडेक्स में पैसा इन्वेस्ट करना है। इसके अलावा आपको ज्यादा टेंशन करने की या रिसर्च करने की जरूरत ही नहीं होती है, क्योंकि फंड मैनेजर एंड एक्सपर्ट्स आपके पैसे को मैनेज करती है। इसलिए रोहित ने भी इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट किया, बट रोहित ने किसी एक इंडेक्स में नहीं, तीनों इंडेक्स में इन्वेस्ट किया, क्योंकि रोहित ने थोड़ा सा रिस्क लेकर इन्वेस्ट किया। रोहित ने लार्ज कैप में पर मंथ 1000 रुपया इन्वेस्ट किया। रोहित ने सिंपली 3000 रुपया को 3 हिस्सों में डिवाइड किया और हर इंडेक्स फंड में 1000 रुपया इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया। पर मंथ 1000 रुपया इन्वेस्ट किया। मिड कैप में भी पर मंथ
1000 रुपया इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया। एंड स्मॉल कैप में भी पर मंथ 1000 रुपया इन्वेस्ट किया। वो तीनों फंड में ही पैसा इन्वेस्ट किया। जहां सबसे कम रिस्क होगा वहां से कम रिटर्न मिलेगा, बट पैसा सबसे ज्यादा सेव रहेगा। मीडियम जो मिड कैप होता है वहाँ मीडियम रिस्क होता है, बट मीडियम रिटर्न मिलता है, और स्मॉल कैप में ज्यादा रिस्क होता है, ज्यादा रिटर्न मिलता है। अब कैलकुलेट करके देखते हैं कि क्या ये तीनों फंड से टोटल रोहित को 25 करोड़ का रिटर्न मिलेगा। मैंने पहले ही दिखाया कि एक लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में यानी इंडेक्स फंड में लगभग 13% या 13.5% के आसपास लॉन्ग टाइम रिटर्न मिलता है। यहाँ रोहित ने पर मंथ 1000 रुपया 5% स्टेप अप के साथ 40 साल तक इन्वेस्ट किया। रोहित को 40 साल बाद कितना रिटर्न मिलेगा? रोहित को 40 साल बाद 2 करोड़ 47 लाख का रिटर्न मिलेगा, जो आप इस जो स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब देखते हैं कि रोहित को मिड कैप से कितना रिटर्न मिलेगा। रोहित ने मिड कैप में भी हर महीने 1000 रुपया 5% एनुअल स्टेप अप के साथ इन्वेस्ट किया। रोहित को मिड कैप फंड से कितना रिटर्न मिलेगा? मिल सकता है 18% से 20% एक मिड कैप फंड से एनुअल रिटर्न मिल सकता है, जो आप इस स्क्रीन पर प्रूफ देख सकते हैं। कुछ अच्छे मिड कैप फंड से आपको लॉन्ग टाइम में ये रिटर्न मिल सकता है, जैसे कि मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड, क्वांट का मिड कैप फंड से आपको इस टाइप की रिटर्न मिल सकता है, या 18 से 20% तक का रिटर्न मिल सकता है। एक बहुत अच्छा रिटर्न होता है एक मिड कैप फंड के लिए। बट ये दो फंड आपके लिए किसी भी तरह का कोई रिकमेंडेशन नहीं है, बस मैं आपको दिखाया कि मिड कैप फंड से ये रिटर्न आपको ऑब्वियसली मिल सकता है। यहाँ इसलिए मैं 18% रिटर्न मान लिया। 18% रिटर्न के हिसाब से रोहित को एक मिड कैप फंड से 40 साल बाद 11 करोड़ 47 लाख का रिटर्न मिला, यानी लगभग 11.5 करोड़ का रिटर्न मिला। और रोहित ने बाकी 1000 रुपया एक स्मॉल कैप इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट किया। एक स्मॉल कैप फंड से आपको 20 से 22% तक का एनुअल रिटर्न मिल सकता है, वो भी लॉन्ग टाइम में, क्योंकि स्मॉल कैप फंड आपको बहुत अच्छा रिटर्न दे सकता है। और स्मॉल कैप फंड में आपको रिस्क भी है, बट अगर आप अच्छे स्मॉल कैप फंड चुना तो आपको अच्छा रिटर्न लॉन्ग टाइम में मिल सकता है, थोड़ा कम रिस्क के साथ। जैसे कि एक्सिस स्मॉल कैप फंड, क्वांट का स्मॉल कैप फंड है। मैं यहाँ लॉन्ग टाइम में 18% रिटर्न ही मान लिया, यानी एक मिड कैप फंड की बराबर रिटर्न ही मान लिया। तो रोहित को 18% रिटर्न के साथ एक स्मॉल कैप फंड से टोटल कितना रिटर्न मिला? सेम 11 करोड़ 47 लाख का रिटर्न मिला एक स्मॉल कैप फंड से। अब आप ये तीनों रिटर्न को कैलकुलेट कीजिए, टोटल कीजिए। टोटल रोहित को कितना रिटर्न मिला? 11 2 टोटल आपको लगभग टोटल 25 करोड़ का रिटर्न मिला इन तीनों फंड से। बस रोहित ने इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट किया, बट थोड़ा सा पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई किया और थोड़ा सा रिस्क लिया और मैक्सिमम रिटर्न कमाया। तो आपने देखा कि एक करोड़पति बनने के लिए यानी अमीर बनने के लिए, ज्यादा अमाउंट बनाने के लिए आपको ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करना होगा, ऐसा नहीं है। आप कम पैसा इन्वेस्ट करके भी एक 25 करोड़ का मालिक बन सकते हैं। बट प्रॉब्लम यह है कि गरीब एंड मिडिल क्लास लोगों के पास ये पेशेंस नहीं है कि वो लंबे टाइम तक 35 या 40 साल तक इन्वेस्ट करें। ज्यादा से ज्यादा लोग 2-5 साल में ही करोड़पति बनना चाहते हैं। यही है उन लोगों का प्रॉब्लम। रातों रात करोड़पति बनने के लिए आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप लॉटरी काटो या जुआ खेलो। हो सकता है अगर आपका लाख अच्छा हो तो आप रातों रात करोड़पति बन जाएंगे, अगर आपका लाख बुरा है तो आप रातों रात कंगालपति बन जाएंगे। लेकिन आप इन्वेस्ट करके लॉन्ग टाइम में करोड़पति बन पाएंगे, ये तो 100% पक्का है। इसलिए आप भी शॉर्ट टाइम में करोड़पति बनने की सोच मत रखिए। आप शॉर्ट टाइम में करोड़पति बनने के लिए मत सोचिए। आप लॉन्ग टाइम में ज्यादा से ज्यादा टाइम के लिए इन्वेस्ट कीजिए, आप जरूर एक करोड़पति बन पाएंगे। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए एंड दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप इस चैनल में नए हैं और आप इस चैनल के अगर आपको मेरा इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए एंड दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप अभी भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।